सेम बुक फॉलो कर रहे थे विच इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक्स बाय आर.सी. Hibbeler. Last week we started with the introduction of simple trusses कि trust structure क्या होता है, किस तरह आप ये trust जो है वो बनाते हैं, डिज़ाइन जब आप trust को करते हैं तो क्या assumptions जो है वो आप यूज़ करते हैं. इनमें से पहली assumption क्या थी कि you always take the load acting on the truss कि वो तमाम के तमाम load जो है that is being acting on the joints only rather than at any other point ऑन दैट पर्टिकुलर मेंबर. तो जब भी आप किसी ट्रस्ट मेंबर की बात करते हैं तो आप अज्यूम करते हैं कि उस ट्रस्ट मेंबर पे जो भी लोड आ रहा है वो जॉइंट्स के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है. सेकंड अजम्पशन आप क्या लेते हैं डिज़ाइन करते हुए कि जितने भी जॉइंट्स हैं उन पे जो जो मेंबर्स लग रहे हैं दे आर बेसिकली मीटिंग एट वन पॉइंट. इन अदर वर्ड्स जो फोर्सेज इन मेंबर्स में डेवलप हो रही हैं ऑल दोज फोर्सेज आर गोइंग टू बी कंकरेंट एट दैट जॉइंट. उसकी वजह क्या है कि आप एजम्पशन लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल की, तो आप हर जॉइंट को एज अ पार्टिकल लेके जो है वो मॉडल कर रहे होते हैं. और जब आप पार्टिकल लेके मॉडल कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि तमाम जो फोर्सेस हैं वो उस पार्टिकल का जो पॉइंट है एज अ पॉइंट मैस उसके ऊपर जो है वो कंसंट्रेट हो रही हूँ, क्योंकि अगर वो उस पॉइंट से पास नहीं कर रही होंगी, कंकरेंट नहीं होंगी, तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोमेंट और फिर वो आपका जॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. देयरफॉर व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग एनी ट्रस्ट आपने ये दोनों एजम्पशंस जो है वो फॉलो करनी है. उसके बाद फिर हमने कहा था कि there are two different methods for performing the analysis of any truss structure. The first one was the method of joints which we started last week, and the second one is the method of section जो कि most likely हम आज किसी वक्त जो है वो शुरू करेंगे. Method of joint जो है it is totally based on the assumption कि आपके पास जो प्रिंसिपल था it is totally based on the principle of equilibrium of a particle. So equilibrium of a particle जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ये मेथड ऑफ जॉइंट जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस करता है. ये प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपके पास एक ट्रस जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो इट मीन्स कि उसका हर जॉइंट भी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा. इट मीन्स कि आप जब भी किसी जॉइंट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं द नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो. सो यू कैन अप्लाई दोज इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इक्वेशन समेशन एफ एक्स एज वेल एज समेशन एफ वाई टू बी इक्वल टू जीरो. और हर जॉइंट पे आप ये इक्वेशंस अप्लाई करते चले जाएंगे और आपको उस जॉइंट के ऊपर जो जो मेंबर्स कनेक्टेड हैं उनकी फोर्सेस जो है वो मिलती चली जाएंगी. इसमें जब आप मेथड ऑफ जॉइंट इस्तेमाल कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉइंट जिसके ऊपर चूंकि आपके पास देखें दो इक्वेशंस हैं इक्विलिब्रियम की, सो इट मीन्स कि मैक्सिमम 2 अननोन्स के लिए आप किसी भी जॉइंट को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉइंट जिसपे आपके पास एक नोन लोड और मैक्सिमम 2 अननोन लोड जो है वो मौजूद हों. इसी तरह आप जॉइंट बाय जॉइंट मूव करते चले जाएंगे अंटिल द फोर्सेस इन ईच एंड एवरी जॉइंट इज बीइंग डिटरमिन्ड. साथ साथ आप जब फोर्सेस की अजम्पशन कर रहे हैं तो ऑल द अननोन फोर्सेस वर इनिशियली अज्यूम टू बी इन टेंशन. इट मीन्स कि आपके जितने भी मेंबर उस जॉइंट के ऊपर ज्वाइन हो रहे हैं वो तमाम के तमाम मेंबर्स जो है वो टेंशन में अज्यूम किए जाएंगे. दैट इज देयर फोर्सेस आर गोइंग टू बी ड्रॉन away from that joint. Once you apply the conditions of equilibrium, उसके बाद उन conditions को देखते हुए अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ जाता है तो आप अपनी assumption उस पर्टिकुलर मेंबर के हवाले से रिवर्स कर लेते हैं. तो इनिशियली आप यही फॉलो करते हैं कि तमाम मेंबर जो है वो टेंशन में हैं और एक एक करके आप जॉइंट बाय जॉइंट मूव करते चले जाते हैं until and unless all the forces in all the members have been determined. तो ये हमारा वो मेथड ऑफ जॉइंट्स है जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी. इस मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर ही एक बल्कि मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर क्या मेथड ऑफ सेक्शन में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एक छोटा सा टॉपिक है सब टॉपिक विच इज़ अ जीरो फोर्स मेंबर. आज हम थोड़ा सा इसके हवाले से बात करते हैं शुरू में और फिर जो है वो हम एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस मेथड ऑफ जॉइंट और फिर आखिर में हम मेथड ऑफ सेक्शन का जो है वो इंट्रोडक्शन भी जो है वो देखेंगे. जिस तरह मेथड ऑफ जॉइंट टोटली बेस करता है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल के ऊपर, इसी तरह जो मेथड ऑफ सेक्शन है फॉर द एनालिसिस ऑफ अ ट्रस ये मेथड टोटली बेस करता है ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन 2 डायमेंशंस. सो आपने चैप्टर नंबर 5 का जो पहला टॉपिक पढ़ा था रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम 2 डायमेंशंस पे, उसकी इक्वेशंस को हम यहाँ मेथड ऑफ सेक्शंस में अप्लाई कर रहे होंगे. बट इनिशियली लेट अस फोकस टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक टुडे विच इज़ द जीरो फोर्स मेंबर. जीरो फोर्स मेंबर क्या होते हैं पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं
और फिर हम थोड़ा सा इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो ट्रस्ट एनालिसिस यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट स्पेशली इज ग्रेटली सिंप्लीफाइड if we can first identify those members which support no loading। तो आप अगर किसी तरह ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके पास उस ट्रस्ट में फलाना फलाना मेंबर जो है वो इस लोडिंग के साथ किसी किस्म का लोड बियर नहीं कर रहा, तो those particular members are termed as zero force members। So these zero force members are used to increase the stability of the truss during construction and to provide added support if the loading is changed। जीरो फोर्स मेंबर होते क्या हैं कि वो मेंबर्स ट्रस्ट के जो किसी किस्म का लोड सपोर्ट नहीं कर रहे, इन अदर वर्ड्स उनके अंदर जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो जीरो होंगी, वो तमाम मेंबर जो है वो जीरो फोर्स मेंबर कहलाते हैं। अब अगर वो जीरो फोर्स मेंबर हैं, कोई लोड सपोर्ट नहीं करे, फिर उनको लगाने का मकसद क्या है ट्रस्ट में? बेसिकली वो मेंबर्स उस करंट लोडिंग के साथ जीरो फोर्स मेंबर हैं, वो सिर्फ ट्रस्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपने लगाए हैं ताकि इन केस जब आप लोडिंग चेंज करते हैं तो आपका ट्रस्ट जो है वो स्टेबल रहे। हो सकता है जब आप लोडिंग चेंज करें तो वो जीरो फोर्स मेंबर जो है वो भी लोड बियर करना शुरू कर दें, लेकिन फॉर द करंट लोडिंग अगर कोई ऐसा मेंबर है जो कि जीरो फोर्स डेवलप कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर मेंबर इज टर्म्ड एज अ जीरो फोर्स मेंबर। The zero force members of a trust can generally be found by inspection of each joints। So I hope के definition zero force member की clear है तमाम लोगों को। Yes sir। ठीक है। So quickly मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जीरो फोर्स मेंबर ट्रस्ट के वो तमाम मेंबर्स जो करंट लोडिंग के साथ जीरो लोड बियर कर रहे हैं वो आपके जीरो फोर्स मेंबर्स कहलाते हैं। वजह क्या है फिर उनको लगाने की कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप यूज करते हैं, अदरवाइज करंट लोडिंग के साथ वो जीरो फोर्स मेंबर है। मे बी लोडिंग जब आप चेंज करेंगे तो फिर हो सकते हैं उन मेंबर्स में भी फोर्स डेवलप हो जाए और फिर आपको ट्रस्ट को स्टेबल करने के लिए उन मेंबर्स की जरूरत पड़े, लेकिन करंट लोडिंग के साथ वो जीरो फोर्स मेंबर है बिकॉज उनमें फोर्सेस जो है वो जीरो डेवलप हो रही हैं। अब इन जीरो फोर्स मेंबर्स को हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं? इसने तो लिख दिया है बाय इंस्पेक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे। आगे अगली दो स्लाइड में हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं जिसकी मदद से हम जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जीरो फोर्स मेंबर्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? मे बी आपके पास ट्रस्ट में 10 मेंबर्स हैं, तो अगर आपने किसी तरह आइडेंटिफाई कर लिया कि उन 10 में से 5 या 6 मेंबर जीरो फोर्स मेंबर हैं, तो उनको आप अपनी एनालिसिस से निकाल देंगे और बाकी 4 या 5 जो बचेंगे उनको जो है उनके हवाले से आप उनमें जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो डिटरमिन करेंगे। तो आपकी एनालिसिस जो है या आपका सोल्यूशन जो है वो बड़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है अगर आप किसी तरह उन जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अब इनको आइडेंटिफाई करते किस तरह है, थोड़ा सा हम इसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल ट्रस which is shown to you on the top right corner of this slide। I hope कि this truss is visible to all of you। Yes sir। ठीक है। So let us first of all consider joint A of this truss which is this particular joint। इसकी हम बात करें, ये जो joint A है we are considering this joint for the analysis purpose। Now in order to draw the free body diagram of this joint, इस joint के ऊपर कितने members connected हैं? 2 sir। 2 members connected हैं। One is this member AB। So once you are drawing the free body diagram of joint A, you are going to get FAB, and since it is an unknown force, we are going to assume it in tension। दूसरा member कौन सा है? It is member AF। So since this is also an unknown, यानी इसमें फोर्स जो है वो अननोन है, so we are going to assume this force as tension force as well, और मैं इसको FAF के तौर पे जो है वो लिख लेता हूँ। So when I am drawing the free body diagram of this joint A, I am going to get this particular free body diagram, that is दो forces के ऊपर act कर रही हैं joint A के ऊपर, one is FAB, the other one is FAF। Now if you are using the conventional XY coordinate system, then what are the forces acting along x-axis from this free body diagram? FAB। FAB only? FAB। Is there any other force other than FAB? It means that when I apply summation fx equal to 0, then it would give me FAB to be equal to 0, isn't it? Yes sir।
Okay. Now, what are the forces which are acting along y-axis on joint A? Sir, FAF. FAF. So, since there is no other force other than FAF acting along the y-axis, it means that FAF should also be equal to 0. In other words, for the current loading of this truss, the lengths AB and AF are basically zero force members because they are not supporting any load for this particular loading. यहाँ तक क्लियर है हर एक को? कोई पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहें यहाँ तक? सर उस पॉइंट पे जितनी भी फोर्सेस होंगी वो सब जीरो होंगी तब वो जीरो फोर्स मेंबर कहलाएगा। देखिए अभी जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हम जनरल कंक्लूजन अभी डिराइव करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग तो हमने ये कहा कि हमने जॉइंट ए के ऊपर जो दो फोर्सेस आ रही थी वो दोनों के दोनों जीरो हैं। इट मींस कि ए बी भी जीरो फोर्स मेंबर है और ए एफ भी जीरो फोर्स मेंबर है। अब थोड़ा सा कंसिडर करें joint D को, which is this particular joint. So I am now talking about joint D. How many members are being connected at joint D? Can you identify them? Sir, 4. दो सर। दो member connected हैं. One is member DE, the other one is member DC. So if I now ask you to draw the free body diagram of joint D, आप करेंगे क्या कि joint D के ऊपर आपने free body diagram बनाने के लिए एक ये force शो की जिसको आपने FED कहा. Since it is an unknown force, so you have assumed this force to be as tensile force. The other unknown force which is acting on joint D is basically DC. So आपने इसको भी as a tensile force के तौर पे assume कर लिया और इसको आपने FDC के तौर पे जो है वो लिख लिया. Now, in order to apply the conditions of equilibrium, we need to define the x and y axis. यहाँ हम conventional XY के बजाय लेट अस सपोज कि मैं आपसे कहता हूं कि आप जो मेंबर ED है इसके डायरेक्शन में अपनी x एक्सिस जो है वो डिफाइन कर रहे हैं. सो आई हैव डिफाइंड द x एक्सिस टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ ED. y एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस ED आप डिफाइन करेंगे. सो ये आपकी y एक्सिस हो जाएंगी विच इज बेसिकली 90 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस. यहां तक क्लियर है फ्री बॉडी डायग्राम? ये जो फ्री बॉडी डायग्राम ये बनी हुई है जी, इज द फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जॉइंट डी की. ओके जी पूछें. सर पहले कोई भी जॉइंट लेके कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक है कि पहले कहां से अपना एनालिसिस स्टार्ट करना है? नहीं, अभी सिर्फ हम जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राउंड बना रहे हैं कि जीरो फोर्स मेंबर्स को हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं. एनालिसिस तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक में कंडीशन थी कि एक नॉन लोड और दो अननोन लोड. लेकिन सबसे पहले हम अगर जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उन मेंबर्स को समझेंगे वो ट्रस्ट में लगे हुए ही नहीं है. जब उनको हटा देंगे तो हमारी ट्रस्ट ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी और उसकी एनालिसिस हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, ये जॉइंट डी की फ्री बॉडी डायग्राम सबको नजर आ रही है जो मैंने येलो से सर्कल की है? यस सर. Okay, now once I apply summation Fy equal to 0, what are the forces which are acting along the y-axis on joint D? Sir, FDC. FDC का एक कंपोनेंट आएगा ना? यस, कंपोनेंट आएगा. कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन कंपोनेंट होगा FDC sin थीटा से. ठीक है, so FDC sin थीटा should be equal to 0, isn't it? यस सर. अच्छा, अब इसमें या तो इस इक्वेशन को जीरो बनाने के लिए FDC जीरो होगा या फिर साइन थीटा जीरो होगा, ऐसे ही है? यस सर. यस सर. साइन थीटा जीरो कब होता है? सर जीरो जब थीटा जीरो हो. तो क्या थीटा यहाँ जीरो है? नो सर. नहीं सर. इट मीन्स कि साइन थीटा तो जीरो हो नहीं सकता. इट मीन्स कि आपकी इस इक्वेशन को सही या ट्रू करने के लिए जरूरी है कि FDC जो है इट शुड बी इक्वल टू 0, इजंट इट? सर वैसे FED कंपोनेंट नहीं बनाएगा? देखिए आप एक्सिस देखें ना, कौन सी एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं. एक्स एक्सिस आपके FDE है, यानी ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है. तो हम तो इस टाइम पे समेशन FY लिख रहे हैं ना. तो अगर कोई फोर्स x डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वो y इक्वेशन में तो नहीं आएगी ना. इज इट क्लियर? जी सर. अच्छा, नाउ कमिंग टू समेशन fx इक्वेशन. x डायरेक्शन में कौन कौन सी
फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जॉइंट डी के ऊपर? वन इज FDE और दूसरी क्या है? सर FDC cos थीटा। FDC cos थीटा, ठीक है। यस सर। अब लेकिन चूंकि हम इससे पहले समेशन FY जब लगाया तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि FDC तो 0 के बराबर है, तो इट मींस कि ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, इजंट इट? यस सर। अगर ये टर्म 0 हो गई इट मींस कि आपके पास FD भी जो है वो 0 होगा, ऐसे ही है। यस सर। इट मींस के आपके पास ये जो DC और DE ये दोनों भी 0 फोर्स मेंबर्स हैं फॉर द करंट लोडिंग। अब जरा थोड़ा सा हम जनरल बात करते हैं। सो फ्रॉम दीज टू ऑब्जर्वेशंस, जो हमने दो जॉइंट्स कंसीडर किए हैं, वी कैन क्लियरली कंक्लूड दैट इफ ओनली टू मेंबर्स फॉर्म अ ट्रस्ट जॉइंट, यानी अगर आपके पास ट्रस्ट जॉइंट जो है वो सिर्फ दो मेंबर से मिलके बन रहे एंड देयर इज नो एक्सटर्नल लोड or any other support reaction being applied at that particular joint, then those two members are going to be zero force members. So अगर किसी ट्रस्ट जॉइंट पे सिर्फ दो मेंबर्स लग रहे हैं, बेशक वो 90 डिग्रीज पे लग रहे हैं या बेशक वो किसी भी एंगल पे लग रहे हैं, आपके पास उस जॉइंट पे अगर कोई एक्सटर्नल लोड या कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं आ रहा, तो देन बोथ दोज मेंबर्स आर गोइंग टू बी जीरो फोर्स मेंबर। तो आप बाय इंस्पेक्शन उनकी फोर्सेस को जीरो फोर्स कंसीडर करके उनको अपनी एनालिसिस से निकाल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आपका जो सारे के सारा ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, सारी की सारी लोडिंग जो ट्रस्ट की है, वो सिर्फ और सिर्फ इन पांच मेंबर्स के ऊपर आएगी, विच इज FE, EC, EB, CB एंड BF। ये पांच मेंबर्स एक तरह से इस लोड P को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो दो मेंबर्स आपके, सॉरी, बाकी जो चार मेंबर्स आपके लगे थे, ये वाले दो मेंबर्स और ये वाले दो मेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लगे थे कि इन केस कहीं लोडिंग चेंज हो तो फिर इन मेंबर्स में फोर्स डेवलप होगी। लेकिन करंट लोडिंग के लिए ऑल दीज फोर मेंबर्स, दैट इज AB, AF, ED एंड DC आर गोइंग टू बी जीरो फोर्स मेंबर्स। यहां तक पॉइंट क्लियर है हर एक को? यस। अच्छा, चलें थोड़ा सा मजीद अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के हवाले से। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर ट्रस्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज बीइंग शोन टू यू ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ दिस स्लाइड। आई होप कि ये दूसरी ट्रस्ट हर एक को विजिबल है। यस सर। ओके, नाउ इन दिस ट्रस्ट लेट अस अगेन, पहले हम थोड़ा सा जनरल टर्म से बात करते हैं, पहले हम थोड़ा सा स्पेसिफिक जॉइंट के हवाले से बात करते हैं, फिर हम अपनी चीज को जनरलाइज कर लेंगे। So starting with joint D now, how many members are connected at joint D? Three members. So once I draw the free body diagram of joint D, I'm going to get a force which is FDE. क्योंकि ये तमाम unknown forces हैं, so I'm going to assume all these forces to be in tension. The other one is FDC and the third one is FDA. और आपके पास जो है वो 90 डिग्रीज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। एक्सिस विच आई एम गोइंग टू डिफाइन हियर आर, ये वाली एक्सिस में एक्स एक्सिस के तौर पे डिफाइन कर लेता हूँ और इसके परपेंडिकुलर मेरे पास ये एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस आ जाएंगी। ओके, नाउ राइटिंग समेशन Fx इक्वल टू 0, व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन? FDA. So it means that FDA is going to be equal to 0, isn't it? Yes sir. Okay, applying summation Fy equal to 0 on joint D would give me FDC should be equal to FDE. Okay, now once you have completed the analysis of this joint, let us now consider joint C. Joint C की अगर मैं बात करूं तो joint C पे कितने members connected हैं? 3 members connected हैं. So if I am drawing the free body diagram of joint C, I am going to get FCD, which is going to act in this direction, FCB, which is going to act in this particular direction, and this is going to be FCA, जिसको मैंने यहाँ identify करके लिख लिया है. Okay, now again I am going to define the x-axis as this axis, y-axis जो है वो मैं define कर लेता हूँ in line with DC and CB. So once I am writing summation Fx equal to 0,
हमें समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट मिलना चाहिए? सर एफ सी एक साइन थीटा। तो एफ सी ए साइन थीटा मुझे मिल गया। अगेन साइन थीटा कब 0 होगा? जब थीटा 0 के बराबर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ थीटा 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एफ सी ए जो है वो 0 के बराबर हो, इजंट इट? यस सर। और समेशन एफ वाई जब आप लगाएंगे तो आपके पास एफ सी बी और एफ सी डी जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगी। इट मीन्स के अगर हम इसको कंक्लूड करें फ्रॉम दीज टू फ्री बॉडी डायग्राम्स, इट इज क्लियर दैट इफ 3 मेंबर्स फॉर्म अ ट्रस जॉइंट, अगर 3 मेंबर्स से मिलके कोई ट्रस जॉइंट बना है फॉर विच 2 ऑफ द मेंबर्स आर कोलिनियर, पहले केस में ये 2 मेंबर्स कोलिनियर थे, दूसरे केस में ये 2 मेंबर जो है वो कोलिनियर है। तो जब भी कोई जॉइंट 3 मेंबर्स से मिलके बना होगा जिनमें से 2 कोलिनियर होंगे, तो देन द थर्ड मेंबर इज गोइंग टू बी अ जीरो फोर्स मेंबर। लेकिन शर्त क्या है? प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन इज बीइंग अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर जॉइंट। सो हमने 2 चीजें देखी हैं यहाँ। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि अगर आपके पास किसी जॉइंट के ऊपर सिर्फ 2 मेंबर्स लगे हुए हैं और किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल लोड या सपोर्ट रिएक्शन इस जॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहा, तो इट मींस कि वो दोनों मेंबर्स जीरो फोर्स मेंबर होंगे। और अगर किसी जॉइंट पे आपके पास 3 मेंबर्स लगे हुए हैं और उनमें से 2 कोलिनियर हैं, तो तीसरा वाला मेंबर जीरो फोर्स मेंबर होगा, बशर्त ये कि उस जॉइंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड या सपोर्ट रिएक्शन जो है वो एक्ट ना कर रहा हो। सो अगर इसमें डी ए जीरो फोर्स मेंबर हो गया, सी ए जीरो फोर्स मेंबर हो गया, तो उनको मैं अपनी एनालिसिस से निकाल दूंगा और ओवरऑल ये जो ट्रस का लोड है वो सारे के सारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बियर कर रहा होगा, जो कि आपको यहाँ लास्ट फिगर में शो किया गया है। सो आई होप के नाउ यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर्स ऑफ एनी ट्रस स्ट्रक्चर। यस सर। सो अब अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रस दी जाए, सबसे पहले तो आप जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करके उसको अपनी सोल्यूशन से निकाल दें और उसको डायरेक्टली 0 लिख लें। बाकी जो मेंबर्स बचे हैं उनके दरमियान जो है वो आप फोर्सेस डिटरमिन करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट। ठीक है, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर सिर्फ एक ही चीज समझिए, ये जो हम सिग्मा एफएक्स लिया था, यहाँ सीए के साथ साइन थीटा क्यों आया सर? देखिए, आप एक्स एक्सिस कंसीडर कौन सी कर रहे हैं? दिस इज योर एक्स एक्सिस। यस सर। तो सीए का कौन सा कंपोनेंट इस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा? थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें ना। ये आप सीए के जो 2 कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ये 2 कंपोनेंट्स बनेंगे ऐसे ही है। यस सर। तो एंगल किसके साथ गिवन है? ये सर वाई कंपोनेंट के साथ। वाई, तो ये आपके पास एफ सी ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपके पास एफ सी ए साइन थीटा हो जाएगा, इजंट इट? यस सर, राइट। ओके सर, राइट, थैंक यू सर। जब भी आप मेथड ऑफ जॉइंट अप्लाई कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस ही आप यूज करें, आप किसी भी अनकन्वेंशनल फॉर्म में एक्स वाई एक्सिस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि एक्स और वाई के दरमियान आपस का एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए। ये ना हो कि आप एक्स एक्सिस सी ए के अलॉन्ग ले लें, वाई एक्सिस सी डी के अलॉन्ग लेंगे, नहीं, वो आपके पास एंगल जो है वो 90 होना मस्ट है एक्स और वाई के दरमियान। लेकिन उसकी ओरिएंटेशन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कन्वेंशनल ही एक्स वाई यूज करें, आप किसी भी ओरिएंटेशन में इस एक्स वाई को ओरिएंट कर सकते हैं, बशर्त ये कि एक्स और वाई का आपस का एंगल 90 डिग्री मेंटेन रहे। ठीक है।